हेलो। तो आज हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम लॉ आप जानते हैं कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स आपका वो लगता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, इन केस ऑफ चार्जेस। तो उस फोर्स को निकालने का एक तरीका है जिसे कूलॉम सर ने बताया था, डिफाइन किया था। तो उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे, बट इन वेक्टर फॉर्म। तो let us consider some charge in a space. Consider q1 and q1 and q2 are two charges at position vector r1 and r2। तो यहाँ हम एक स्पेस में क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है कि दो चार्ज हमारे हैं। एक है हमारा q1 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक q2 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम माना है उसके हिसाब से जो q1 की पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, जो आपको दिख रहा होगा। ये पोजीशन वेक्टर है r1 एंड r2। अगर हम कहें कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, भाई Q2 भी Q1 पे लगाएगा, Q1 भी Q2 पे लगाएगा। तो जो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लिखा तो F21 लिखेंगे, एंड F12 लिखा है। इसका मतलब क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दूसरे चार्ज के कारण वन पे कितना फोर्स लग रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे हमने क्या बनाया है कि पहले हम निकालेंगे F21। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा क्या आएगा, इसका पोजीशन रिजल्टेंट क्या होगा, हम जानते हैं दो वेक्टर ये हैं। इस डायरेक्शन में हम लेते हैं, क्या लिखें, R2 माइनस R1। तो R वेक्टर कितना होगा, R2 माइनस R1। अच्छा, सपोज करिए अगर हम यही डायरेक्शन इस तरफ करते तो क्या होता, R1 माइनस R2 हो जाता। तब उसे बोलेंगे क्या, F21, F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो इस फोर्स को निकालने के लिए कूलॉम सर ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ उन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा F12 अगर हम निकाल रहे हैं, सॉरी F21 निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, दोनों चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब Q1 एंड Q2 का मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसका मैग्नीट्यूड। एंड सेकेंड केस क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड हमने इसलिए लिया कि हो सकता है कि Q1 पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, सभी केसों के लिए। अगर यही बात करें कि F21 है तो क्या होता है, F21 क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या है, ये प्रोपोर्शनल होता है, इन प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, मतलब इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी के, डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड सेकेंड क्या है कि नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को साथ में लिखेंगे, साथ में लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन रहता है, इसको जब हटाते हैं, हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा कि 1/4πε0 इसकी वैल्यू आती है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये Q1 Q2 अपन सेम ही रहती है। नाउ इन वेक्टर नोटेशन में इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर नोटेशन में जब लिखेंगे तो F21 को लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F21 इसका मैग्नीट्यूड एंड प्लस डायरेक्शन आर कैप। आर कैप कितना होगा उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आर कैप हमारा जो होगा कितना होगा, आर कैप हमारा होगा, ये वैल्यू है क्या, आर कैप यही डायरेक्शन होगा जहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ आर, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप। हम आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप को हम जानते हैं यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा लिखते हैं मॉड आर, ये भी लिख सकते हैं, या लिखें क्या, आर अपॉन सिंपल सा आर, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ से जब लिखेंगे वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। एंड इन सेकेंड के साथ देखिए, एंड फ्रॉम द डायग्राम हम जानते हैं आर इक्वल टू R2 माइनस R1, जो हमने अभी देखा, R2 माइनस R1। F21 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यों, कैसे, क्योंकि जब R की वैल्यू R की जगह हमने इसको रख दिया, बस सिंपल सा यही केस। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला। अब इसमें देखिए हमने F21 निकाल लिया। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें F12 अगर हम निकालना चाहें, F12 में क्या हुआ, 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यूब एंड R1 माइनस, क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने अभी फिगर बनाया था, अब अगर उसमें ध्यान से देखिए Q1 यहाँ था एंड Q2 यहाँ था, हमने निकाला क्या था, F21 निकाला था, अभी F21 निकाला था, जो कि डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर ये R2 था, ये आपका R1 है, ये R1 था, ये हमारा R था। तो R हमने क्या निकाला था, R2 माइनस R1। लेकिन अगर हम यही कहें कि F21 निकालें तो ये हमारा होगा F12। तो क्या हो जाएगा इस केस में, R कितना होगा, R1 माइनस R2 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे R रखा है। तो R1 माइनस R2, सिमिलरली
R1 - R2 होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहिए मॉड के अंदर, इसमें हम इसको चेंज करेंगे, R2 - R1 करेंगे तो ये सेम रहेगा। बट यहाँ पे देखिए इसमें चेंज करेंगे, ये माइनस साइन आएगा। अब देखिए ये पूरी वैल्यू है किसकी, अगर आप ये पूरी वैल्यू देखें तो ये है किसकी, F21 की। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यही हमें बताता है, आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि हमें क्या करना है, बाई द कुलॉम्स लॉ, बाई द कुलॉम्स लॉ सो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड थर्ड लॉ, ये न्यूटन का तीसरा नियम। अब देखिए यहाँ पे हमारे कुलॉम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिट हैं। उन लिमिट को हमको जानना है कि कहाँ पे ये हम कुलॉम्स लॉ लगा सकते हैं और कहाँ पे नहीं लगा सकते। अब देखिए कुलॉम्स लॉ क्या होता है, कुलॉम्स लॉ की कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि ये हमारा जो अप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली। अब स्टैटिक चार्ज बोलने का भी मतलब है, सेंस है। अब स्टैटिक होना चाहिए, क्या हमेशा के लिए स्टैटिक हो, इस कंडीशन के लिए ऐसा नहीं, हमेशा के लिए स्टैटिक नहीं होना चाहिए। जब हम उस पर ये अप्लाई कर रहे हैं तो कितने समय के लिए वो स्टैटिक हो, ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि कब तक के लिए हमारा ये अप्लीकेबल होगा। ठीक, तो हम अप्लीकेबल ये करते हैं कि हमारा जो समय हो वो हमारा समय कितने समय के लिए हो, R/C। टी जो हमारा स्टैटिक समय होना चाहिए, टी जो हमारा होना चाहिए, पहले हमने क्या कहा, पहली कंडीशन क्या थी, स्टैटिक अप्लीकेबल स्टैटिक चार्ज। लेकिन स्टैटिक चार्ज कितने समय, R/C, जहाँ R है उन दोनों के बीच की दूरी एंड C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे जो समय हमारा कुछ जो समय निकलेगा, टाइम निकलेगा, उतने समय के लिए हमारा स्टैटिक होना चाहिए। तो हमारे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे हमारा टाइम भी बढ़ेगा, कितने समय के लिए स्टैटिक होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि नॉन सिग्निफिकेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पे क्या होता है, ये फोर्सेस नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस फोर्सेस और डोमिनेंट इन न्यूक्लियस अप्लीकेबल फॉर डिस्टेंस ग्रेटर दैन 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कि हमारे जो ये फोर्स होते हैं 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर से हमेशा क्या होंगे, ये क्या होंगे, हमेशा बड़े होंगे। ये फोर्स हमेशा क्या होंगे, इससे हमेशा ग्रेटर डिस्टेंस पे लगेंगे। अगर इससे कम होता तो ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ कंडीशंस हैं, बाकी आप समझ रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो आपका सबसे डोमिनेंट हो जाता है, क्यों, न्यूक्लियस फोर्स हमारा सबसे बड़ा होता है, बाद में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फोर्स, और सबसे वीक फोर्स जो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो दिस इज द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड वी कैन आल्सो प्रूव दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ, and we have also read limitations of Coulomb's law, where we can apply these laws. And first of all, why we call this as electrostatics. Electrostatics, that's the mean of that electrostatic, कितने हमारे समय के लिए स्टैटिक होना चाहिए। वो समय क्या है, R डिस्टेंस ऑफ चार्ज बिटवीन चार्जेस एंड C स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी से प्रूफ किया गया था। ये क्यों लगाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि अगर इसको हम नहीं लगाएंगे ये हमारा वायलेट करने लगता है कि इसको, आइंस्टाइन रिलेटिविटी को, जहाँ पे ये कहा गया है कोई भी बॉडी या कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। दिस इज़ द रीजन वी कॉल इट electrostatics force. Okay, that's all. Thank you.